जो कि तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में आप सभी को स्वागत है। 20 सेट है इसमें, जिसमें हम लोग 4 सेट करवा चुके हैं, 5वां सेट है जिसमें अब हम लोग पढ़ते हैं। तो टेस्ट सीरीज 5 में ही हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एक के लर्नर हब के इस क्लास में आप लोग को स्वागत है। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो संविधान की आत्मा आप लोगों को पता होगा किससे कहते होंगे। तो वन होगा प्रस्तावना। ए, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को होते हैं, और प्रस्तावना को क्या बोलते हैं? संविधान की कुंजी भी प्रस्तावना को बोलता है। और उसके बाद है 2 नंबर में, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो इसका होगा 1 का ए, शोषण के विरुद्ध। 14 वर्ष से कम के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अधीन और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को संकट वाले काम में नहीं लगाया जा सकता। और भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 में क्या है? अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है। और भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन जो 1948 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 6ठे मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसको अनुच्छेद 31 के तहत समाप्त कर दिया गया, और अब वर्तमान में कितने 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। तो तीसरे मौलिक अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में है। उसके बाद आते हैं हम लोग 3 नंबर में, क्या है? चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। चाणक्य कुछ समय तक बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री रहे। और चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी। और अर्थशास्त्र पुस्तक में मौर्यकालीन प्रशासन की जो सर्वाधिक जानकारी इसी से मिलती है, अर्थशास्त्र में मौर्य काल की। और चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है? भारत का मुक्तिदाता। और चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? चाणक्य, जिनको कौटिल्य बोला जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? भद्रबाहु थे, जो कि आध्यात्मिक गुरु थे। चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी थे, जो कि लास्ट में श्री श्रवण बेलगोरा में जाके अपना त्याग कर दिए, मृत्यु को प्राप्त कर गए। चौथा, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया? ए, संजय मिश्रा, बी, अरुण लखानी, सी, अजय कुमार सिंघानिया, या डी, हेमंत बिस्वा शर्मा। तो 4 का होगा डी, हेमंत बिस्वा शर्मा थे। उसके बाद 5 में, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है? ए, सूचना का अभाव, बी, वस्तुओं को सीमित आपूर्ति, सी, उपभोक्ताओं की अज्ञानता, या डी, इनमें सभी। तो 5 का होगा डी, इनमें से सभी। इसमें क्या? सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति और उपभोक्ता की अज्ञानता, ये प्रमुख कारण है। उपभोक्ता फोरम द्वारा क्या होता था? उपभोक्ता शोषण पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाता गया है, और जब अब उपभोक्ता अपने अधिकार के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं। जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम की स्थापना किसने करवाया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जिला में की गई। प्रत्येक साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 6 नंबर में आते हैं हम लोग, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है। तो मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारी को माता कहा जाता है। और मैडम कामा प्रथम भारतीय है जिसने तिरंगा ध्वज स्टुटगार्ट में फहराई। कहाँ? कब? 1907 में। और मैडम कामा पारसी धर्म मानने वाली थी। और 31 दिसंबर 1929 को कहा? रावी नदी के तट पर लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या हो? सर्वप्रथम तिरंगा झंडा फहराया। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, 1930 में लाहौर अधिवेशन। इसी कारण भारत का संविधान रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया संविधान। उसमें 7 नंबर में आता है, राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा एक क्या है? एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कौन करता है?
राज्यसभा एक प्रतिनिधि सभा है और वर्तमान में राज्यसभा में कितने सीट हैं? तो 233 सदस्यों का चुनाव केंद्र राज्य द्वारा और केंद्र शासित विधानसभाओं के स्थायियों द्वारा किया जाता है। और विधानसभा में 238 सदस्यों को राज्यसभा के लिए अधिकतम चुना गया है। राज्यसभा में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में कितना? 31 और बिहार से 16 राज्यसभा के लिए चुना जाता है। उसके बाद आता है 8 नंबर में, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 8 नंबर क्या है? तो भारत में 8 नंबर का सी होगा 1993 में। भारत मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम का 1993 में पारित हुआ। और राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 1993 में भी की गई थी। रोजगार आश्वासन योजना 1993 में ही प्रारंभ हुआ। और विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद आते हैं 9 नंबर में, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है क्या? तो इसका होगा डी नंबर, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश की विशेषता क्या नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अधिकार नहीं है। बाकी जैसे पिछड़े देशों की विशेषता है कि जबकि प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात पिछड़े अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। और विकसित देशों में द्वितीय तृतीय कार्यों की प्रधानता होती है, विकसित देशों में। साथ ही विकसित देशों में उच्च साक्षरता, उच्च प्रति व्यक्ति आय और उच्च नागरिकता भी होता है। और प्राथमिक क्षेत्र में श्रम अनुपात विकसित अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। वही है प्राथमिक क्षेत्र में उच्च श्रम अनुपात पिछड़े देश के अर्थव्यवस्था में भी पाई जाती है। और प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में भी अधिक अनुपात अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। उसके बाद आते हैं हम लोग 10 नंबर में, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी ने आईपीएल 2022 हेतु किसे अपना कप्तान बनाया? तो 10 का होगा डी, फाफ डू प्लेसिस को कप्तान बनाया। 11 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस शहर में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो इसका होगा भोपाल में, 11 के सी, भोपाल। आते हैं 12 नंबर में, भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो ये होगा केरल होगा, 12 का 1, केरल में। तो भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? फसल मुख्य राज्य केरल है। और भारत में नारियल उत्पादन प्रथम राज्य भी इसमें भी केरल है। और छोटी इलायची का भी मुख्य उत्पादन कहाँ? केरल में ही होती है। और भारत में सब्जियों का उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है। तमिलनाडु में क्या है? तालाब से अधिक सिंचाई होती है। भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ? असम में होता है। और भारत में रबर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ? केरल में होती है। और भारत में सर्वाधिक बक्साइट का उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं 13 नंबर में, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है। हड़प्पा संस्कृति का दूसरा नाम क्या है? उसको बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। इसको डी में है, कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का एक अन्य नाम क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। और हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता भी है। हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता उस समय हड़प्पा सभ्यता भी थी। और हड़प्पा सभ्यता की तिथि की माने हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि की पद्धति है उससे किससे निकाला जाता था? C14 से के आधार पर। तो C14 के आधार पर तिथि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक है? 2350 से 1750 BC तक मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम शहरी सभ्यता थी, ये भी है। और भारत में द्वितीय शहरी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद आते हैं 14 नंबर में, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र है अमरावती, बी। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? अमरावती। और अमरावती स्तूप सातवाहन काल में बनाया गया था। और अमरावती स्तूप की विशेषता यह है कि उसका ऊपरी आवरण मार्बल का बना हुआ होता है। सांची स्तूप भारत में सबसे बड़ा स्तूप है। सांची का स्तूप अशोक द्वारा भी बनाया गया था। और श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। 15 नंबर में, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो महरौली अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी मिलती है। तो महरौली अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। और महरौली जो कि लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। महरौली के लौह स्तंभ में चंद्र के विजय अभियान की चर्चा जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। और महरौली लौह स्तंभ का सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें जंग न लगता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। 16 में क्या है?
वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषदों के लिए किया गया है। सी नंबर में है, उपनिषदों के लिए प्रयोग किया गया है। तो वेदांत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उपनिषद के लिए किया गया। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत, अर्थात वेदों के मूल भाव को टीकाकरण द्वारा समझा गया, जिसको उपनिषद कहते हैं। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान, मतलब असीम ज्ञान, बहुत सा ज्ञान। उपनिषद का अर्थ है निष्ठापूर्वक पास बैठना। और 1000 से 600 बीसवी के बीच कितने 108 उपनिषद लिखी गई है। उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष आदि का विवेचना किया गया है। अब मुंडको उपनिषद से भारत का राष्ट्रीय बाग कौन सा लिया गया? सत्यमेव जयते लिया गया। उसके बाद आते हैं 17 नंबर में, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो होता है 8 सितंबर को, ए में है 8 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आते हैं 18 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका होगा सी नंबर, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें होगा ऊंचाई महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। यह कथन सही है। चाय की खेती भारत में 1835 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। अब भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ हुआ? असम राज्य में होता है। और नीलगिरी की पहाड़ियों पर जहाँ की चाय और कॉफी खेती किया जाता है, नीलगिरी की पहाड़ी। कॉफी कैसा एक पेय पदार्थ है। कॉफी का भारत में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ, किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में होता है। अब ब्राजील सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। बात 19 में, गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? तो गन्ना की फसल 12 माह में तैयार की जाती है। गन्ना की फसल कितने 12 माह में तैयार की जाती है। और गन्ना की फसल के लिए तापमान कितना से कितना होना चाहिए? तो 26 से 32 डिग्री तापमान और 75 से 120 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत को गन्ना का जन्मभूमि भी माना जाता है। और दक्षिण भारत के गन्ना में मिठास, मतलब रस की मात्रा अधिक होती है। गन्ना से चीनी बनाने के बाद शेष भाग से कागज, कूट आदि तैयार किया जाता है। और गन्ना से चीनी बनाने के क्रम में अपशिष्ट पदार्थ का एल्कोहल उद्योग में भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आते हैं 20 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? तो मक्का है जो कि रबी की फसल नहीं है। मक्का खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। और अब मक्का के बारे में जानते हैं कुछ। तो मक्का की खेती रबी एवं खरीफ दोनों फसलों में की जाती है। जैसे भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार आदि प्रमुख राज्यों में मक्का का उत्पादन किया जाता है। विश्व में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? तो यूएसए में होता है। और यूएसए में मुख्यतः पशुओं को चारा में मक्का का प्रयोग किया जाता है। भारत में तो खाने के लिए भी किया जाता है। 21 में, भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? तो भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। पृथ्वीराज चौहान को राज पिथौरा भी कहा जाता है। और पृथ्वीराज चौहान ने तराइन की प्रथम युद्ध का 1191 ईस्वी में लड़ाई किया, जिसमें मोहम्मद गोरी को पराजित किया। और फिर तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजित हो गई। और 1194 ईस्वी में गौरी ने जयचंद को पराजित किया था, जिसको चंदावर के बोलते हैं। और पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई थी। अब 22 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की? तो ये होगा 22 का बी, फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। और फिरोज शाह ने दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक के पास कितने गुलाम थे? 1,80,000 गुलाम था। सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहता था। फिरोज शाह ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। और फिरोज शाह ने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया।
अकबर ने 10 पर था, पर 1562 में प्रतिबंध लगा दिया था। अब आते हैं हम लोग 23 नंबर में। सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? तो मैसूर ने स्वीकार नहीं किया सहायक संधि को। सहायक संधि सर्वप्रथम 1798 में हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया। सहायक संधि भारत में लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। सहायक संधि किसने लागू किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। और सहायक संधि के कारण भारतीय शासकों को पंगु बना दिया गया। सहायक संधि करने वाले राज्यों का संरक्षण अंग्रेज कंपनी करती थी। अवध के नवाब शहादत अली खान ने 1801 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। अब आते हैं हम लोग 24 नंबर में। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो होगा रॉलेट कानून के तहत। रॉलेट एक्ट के बाद महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन शुरू किया। और भारत में गांधी जी का प्रथम आंदोलन नीलों किसानों मतलब नील के जो किसान के लिए चंपारण में किया गया। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा भारत में शुरू किया गया प्रथम संगठित आंदोलन था। अब असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। और असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। वापस क्यों ले लिया गया? तो चौरी चौरा घटना 1922 में हो गया था, जिसके चलते वापस ले लिया गया। आंदोलन वापस लेने की घटना नेताजी ने राष्ट्रीय दुर्घटना की संज्ञा दी थी। उसके बाद 25 नंबर में। किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया? तो श्री कल्पना चावला के नाम पर। कल्पना चावला भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया। कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला जो अंतरिक्ष यात्रा की। कल्पना चावला को कोलंबिया यान की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आते हैं 26 में। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत या निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 का लगभग 2/3 भाग भारतीय संविधान में हिस्सा लिया गया। और भारत शासन अधिनियम 1935 भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार से संबंधित एक अंतिम एक्ट थी। यह एक्ट भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया सबसे विस्तृत और प्रभावशाली एक्ट था। इस एक्ट में कितने धाराएं? 301 धाराएं और 10 अनुसूची थी, भाग नहीं था इसमें। और 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की गई, जो इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। उसके बाद 27 नंबर में। जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के एक अध्यक्ष के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि दर्ज की जाएगी, जो कि 2030 तक है? तो 27 का बी, गेहूं में। उसके बाद 28 में आते हैं। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? तो इसका होगा सी। फ्लिपकार्ट ने क्या किया? आत्मनिर्भर भारत के लिए समर्थन में कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका के मिशन में साझेदारी। कौन? फ्लिपकार्ट। उसके बाद 29 में आते हैं। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। तो थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। उसके बाद है नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप आदि भी बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन से कौन कौन कप है? नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप आदि बैडमिंटन से संबंधित है। अब बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था कौन सा? इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 में की गई थी। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितना? 44 फीट, चौड़ाई 20 फीट और नेट की ऊंचाई 5 फीट होती है। 30 नंबर में। होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है? तो यूएई का होप मिशन टू मार्स यूएई की पहला मिशन है। उसके बाद आते हैं 31 नंबर में हम लोग। तो 31 में है विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश। तो विश्व की सर्वाधिक दक्षिण पूर्व एशिया जो कि सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश है। विश्व का सर्वाधिक आबादी उत्तरी गोलार्ध में रहता है। अब विश्व की सर्वाधिक आबादी एशिया महादेश में रहते हैं। विश्व का जो है 36% से अधिक आबादी केवल भारत और चीन में है। भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5% लोग निवास करते हैं। उसके बाद 32 में आते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ? देहरादून। और भारतीय आलू
अनुसंधान केंद्र कहाँ? शिमला में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। और केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान नाकुम रांची में है। और केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र भावनगर में अवस्थित है। अब आते हैं 33 नंबर में। जब पवन पूर्व पूर्व जब पवन पृथ्वी के घूर्णन का अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? तो इसको भूविपेक्षीय पवन, जियोट्रॉपिक विंड्स। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? तो भूविक्षेपी पवन के नाम से पुकारते हैं। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो उसे भू विपेक्षी पवन कहते हैं। और व्यापारिक पवन कौन सा? अस्थायी पवन है। वायु की गतिशील अवस्था को पवन कहते हैं। और पश्चिम चीन में कौन सा? लोएस का मैदान पवन द्वारा निर्मित मैदान है। मानसून की खोज हिमालय ने क्या 45 एडी में किया था? उसके बाद आते हैं 34 में। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है 1 डिग्री अक्षांश की। विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। और भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर। और विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या 179 होता है। और एक देशांतर के बीच का समय का अंतराल कितना? 4 मिनट होता है। उसके बाद है भूमध्य रेखा की अपेक्षा ध्रुवीय क्षेत्र में क्या अक्षांशों की दूरी कम होती है। उसके बाद आते हैं 35 में। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका है बीएस मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक बीएस मिन्हास हैं। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक बीएस मिन्हास हैं। ए पाथ टू पावर पुस्तक के मार्गरेट थैचर ने लिखा। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक एम.एस. स्वामीनाथन ने लिखी। उसके बाद है एशियन ड्रामा गुरनार मिल्डर ने लिखा। ए टेलर ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेन ने लिखी। उसके बाद आते हैं 36 में। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, इसका मुख्यालय उसका है वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ? 27 दिसंबर 1945 को। विश्व बैंक स्तर पर एक संतुलित विकास बल देता है और गरीबी देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा। डब्ल्यूटीओ का स्थापना गैट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को किया गया। उसके बाद आते हैं 37 में। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 37 का डी 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने? 15 न्यायाधीश होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में 2 या उससे अधिक देशों को विवादित विषयों पर मानवाधिकार हनन से संबंधित मामलों का फैसला होता है। इसमें जस्टिस में भारत का दलवीर भंडारी थे। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के दलवीर भंडारी रहे थे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। अब विश्व कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। जयदेव सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के कौन थे? दरबारी कवि थे। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन। और सेन वंश का राजधानी लखनऊ थी, जो कि नदिया के पास है। और नदिया को नवद्वीप कहा जाता है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। कालिदास भारत में संस्कृत के सबसे बड़े कवि हैं। उसके बाद 39 में आते हैं। खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? तो खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाए थे। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो थी। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में स्थित है। और खजुराहो मंदिर के दीवारों पर अश्लीलता का चित्रण है। और खजुराहो में कौन सिकंदरिया महादेव एवं चतुर्भुज मंदिर अधिक प्रसिद्ध है। चंदेल वंश की स्थापना कहाँ? 1831 ईस्वी में नन्नुक ने की थी। उसके बाद आते हैं 40 में। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो है एम विजय लक्ष्मी। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर एस विजय लक्ष्मी है। WTO टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सानिया मिर्जा।
और कनेरू हम्पी शतरंज की खिलाड़ी है। विश्वनाथन आनंद जो कि भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर और पूर्व में विश्व शतरंज के चैंपियन भी रहे। 1988 में विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बना। और नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन सबसे ज्यादा रेटिंग अंकों के साथ विश्व नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी भी है। उसके बाद आते हैं 41 में, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। तो सूफी संप्रदाय का उद्भव कहाँ हुआ था? तो सी इस्लाम में से। सूफी संप्रदाय का उद्भव इस्लाम से हुआ। और क्या सूफी संप्रदाय? तो सूफी आंदोलन इस्लाम का कौन सा उदारवादी आंदोलन है। चिश्ती संप्रदाय भारत में सबसे प्रचलित और सबसे लोकप्रिय सूफी आंदोलन है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को केंद्र बनाकर अपना संप्रदाय बनाया शुरू किया था। और हिंदू की भक्ति आंदोलन सूफी संप्रदाय की एकता का एक स्थापित करने वाला एक बल मिला। उसके बाद हम लोग आते हैं 42 में, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है। तो उपयुक्त सभी कौन सा? प्रति व्यक्ति निम्न मृत्यु दर और उच्च निरक्षरता। अल्प विकसित देशों में प्राथमिक क्षेत्र में अधिक श्रम अनुपात होते हैं। अल्प विकसित देश में प्रति व्यक्ति आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य, वन एवं खनन आदि है। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग आता है। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आते हैं। उसके बाद आते हैं 43 में, बांसदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ? गुजरात में। बांसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। भद्रा अभयारण्य कर्नाटक। सोमेश्वर अभयारण्य भी कर्नाटक। बोरीवली अभयारण्य महाराष्ट्र। और अबोहर अभयारण्य पंजाब। इसमें वीवीआई है आजकल, इसमें सुनिएगा, बार बार वीडियो को देखिए, सुनिए तो याद ज्यादा होगा। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो नेपाल के झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में रहता है। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में? तो नेपाल। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा? अशोक चक्र। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शेर। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह कौन है? चांद तारा। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह कौन है? मैपल लीफ। और स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह ईगल है। तो इसको बार बार देखिए, सुनिए, आपको याद हो जाएगा देखते देखते सुनते सुनते। उसके बाद अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अष्टछाप के आचार्य विठलनाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई। अष्टछाप की स्थापना आचार्य विठलनाथ के द्वारा की गई। और बल्लवाचार्य ने शुद्धता द्वैतवाद का विचार दिया। और रुद्र संप्रदाय के संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य हैं। वैष्णव संप्रदाय में विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजा हैं। और ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक अनंत तीर्थ जो कि माधवाचार्य थे। और बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव हैं। उसके बाद आते हैं 46 में, बिहार में उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ? बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ? तो 1936 में उड़ीसा और 2000 में झारखंड अलग हुआ। बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा 1911 में हुआ। फिर बंगाल से बिहार विधिवत 1912 में अलग हो गया। फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। फिर 1956 में बिहार का कुल भाग पश्चिम बंगाल को दे दिया गया। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया। अब आते हैं हम लोग 47 नंबर में, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया? तो 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह का देहांत हो गया। कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के क्या थे? जमींदार थे। और बाबू कुंवर सिंह क्या थे? परमार वंश से संबंध रखते थे। कुंवर सिंह के बाद उनके भाई अमर सिंह कैमूर की पहाड़ी पर नेतृत्व जारी रखा। उसके बाद 48 में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। बहावी आंदोलन जो कि मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ था। पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? इनायत अली और विलायत अली दोनों थे। बहावी आंदोलन को अंतिम रूप से एल्गिन प्रथम ने कहा 1863 ईस्वी में सिस्तान के युद्ध में पराजित कर कमजोर कर दिया। और 1850 के दशक में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था।
अब आते हैं हम लोग 49 में। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो त्यागराज जो कि कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक है। त्यागराज को दक्षिण भारत का महानतम संगीतज्ञ माना जाता है। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री थे। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कौन कौन थे? तो त्यागराज थे और मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री थे। और उसके बाद और भी है, पुरंदर दास को कर्नाटक शैली के पिता भी कहा जाता है। पुरंदर दास को भारत में संगीत का प्राचीनतम स्रोत किसमें? सामवेद में है। मीराबाई भक्ति काल में श्री कृष्ण की आराधना से जुड़ी हुई थी। उसके बाद हम लोग 50 में, बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो है शिवहर का क्या है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बिहार राज्य के शिवहर जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शिवहर जिले को जनसंख्या घनत्व कितना थी? 1880 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। अब बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जिला कैमूर, जहां 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत की जनगणना 2011 जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। कुल जनसंख्या क्रम में बिहार भारत में तीसरे स्थान पर है। बिहार। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।